सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच लगभग 2 हफ्ते से चली आ रही जंग नए नोट पर थम गई। विद्रोहियों के राजधानी समेत तमाम बड़े शहरों पर कब्जे के साथ ही राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया। एक तरफ खुद राष्ट्रपति रूस में शरण लिए हुए हैं, दूसरी तरफ पिछले सालों में देश छोड़कर पड़ोसी देशों की शरण लिए हुए सीरियाई नागरिक अपने देश लौट रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्यूजी इसी देश से हैं। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध हुआ। लड़ाई विद्रोही समूहों और असद सरकार के बीच थी। सरकार विरोधी गुटों का कहना था कि वो महंगाई, करप्शन के खिलाफ हैं। पहले सड़कों पर आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। जल्द ही इसमें मिलिटेंट्स शामिल हो गए, जिन्हें विदेशी ताकतों का सपोर्ट था। हालात बिगड़ने लगे। पहले तो सीरियाई नागरिक अपने ही देश में विस्थापित होने लगे। जल्द ही वहां भी असुरक्षा बढ़ने पर वो पड़ोसी देशों की शरण लेने लगे। फिर वो यूरोप और अमेरिका तक चले गए। 5 सालों से ज्यादा चली लड़ाई में शरणार्थियों ने देश लौट सकने की उम्मीद खो दी, लेकिन अब असद सरकार के गिरने के साथ वो दोबारा लौट रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की माने तो सीरिया के भीतर ही 7 मिलियन से ज्यादा नागरिक विस्थापित हैं, जबकि लगभग इतने ही लोग दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। इनमें से तुर्की में सबसे ज्यादा लगभग 3.5 करोड़ सीरियाई शरणार्थी हैं। इसके बाद लेबनान, जॉर्डन, जर्मनी, फिर इराक है। इनमें से लगभग सारे ही मिडिल ईस्टर्न देश से हैं। लगातार सीरिया के मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश करते रहे ताकि उनके अपने देश से रिफ्यूजियों की आबादी घट सके। अब पड़ोसी देशों से उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। ज्यादातर देशों में शरणार्थियों को लेबर मार्केट में औपचारिक एंट्री नहीं है। वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन छुटपुट या फिर थर्ड पार्टी के जरिए। सरकारी कामों या बड़े कामों से योग्यता के बाद भी उन्हें दूर रखा जाता है। अगर वो लेबर फोर्स में शामिल होना चाहें तो इसकी सजा भी है। मसलन लेबनान वैसे तो सीरिया का मददगार है, लेकिन अपने यहाँ शरण देने वालों के सामने उसने शर्त रख दी कि वो तभी अपना शरणार्थी स्टेटस रिन्यू करवा सकते हैं जब वो वर्क फोर्स से दूर रहें। द गार्जियन उसकी रिपोर्ट है, कहती है इसके लिए उनसे बाकायदा दस्तखत करवाए जाते हैं। देशों के पास भी शरणार्थियों को देने के लिए कुछ खास नहीं। आमतौर पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इनके लिए कई प्रोग्राम्स चलते हैं। सीरिया को भी मदद मिल रही है, लेकिन ये समस्या 1 दशक से ज्यादा लंबे समय से खिंची हुई है और रिफ्यूजियों की आबादी भी बहुत है। ऐसे में यूएनएचसीआर को भी फंडर्स की कमी होने लगी है। कुछ साल पहले जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हजारों शरणार्थियों को खाना पहुंचाने से इनकार कर दिया, तब इस बात पर पहली बार ध्यान गया। इसी के बाद कैंप से निकलकर रिफ्यूजी बाहर घूमने लगे और स्थानीय लोगों और उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। ज्यादातर देशों में सीरियाई रिफ्यूजियों के लिए मेडिकल सुविधाएं भी काफी नहीं। जैसे जॉर्डन में बहुत से लोगों के पास फ्री हेल्थ केयर नहीं है, खासकर वयस्कों के लिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा उनके बच्चों के पास फॉर्मल एजुकेशन की भी गुंजाइश कम है। इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर शरण दे चुके देश सीधे सीधे उन्हें हटा नहीं रहे थे, लेकिन तमाम ऐसी बंदिशें लाद दी कि वो खुद ही देश छोड़ दें। ऐसे में असद सरकार के जाते ही रिफ्यूजी, खास करके पड़ोसी देशों में बसे लोग घर वापसी कर रहे हैं। अरब स्प्रिंग के बाद से सीरिया की आर्थिक स्थिति कमजोर ही होती चली गई। साल 2020 में खाने की औसत कीमत 200 गुना से भी ऊपर चली गई। वहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में माना कि देश में रहते लगभग 12.5 मिलियन सीरियाई नागरिक खाने की कमी से जूझ रहे हैं। कोविड और फिर यूक्रेन में शुरू लड़ाई के बाद इस देश में कीमतें और ऊपर चली गईं। लेकिन चूंकि दूसरे देशों में भी सीरियाई शरणार्थियों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही, लिहाजा वो वापस लौटने को ज्यादा सुरक्षित दाव मान रहे हैं। फिलहाल सत्ता की कमान विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के हाथों में है। सालों पहले अलकायदा से जुड़े संगठन का इतिहास बहुत हिंसक रहा है, जो देश में चरमपंथ का हिमायती रहा। हालांकि इस बार वो मध्य मार्ग की तरफ चलता दिख रहा है, लेकिन लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता झेल रहे देश में समय कब किस करवट बैठे, कहना आसान नहीं। ऐसे में एकदम से आए लाखों विस्थापितों को वो मैनेज कैसे करेगा, फिलहाल इसकी भी कोई रूपरेखा अब तक सामने नहीं आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।